नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 3-4 दिन से वीडियो लेक्चर टाइम पे नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ा सा टॉन्सिल्स का पेन चल रहा था। बट अब धीरे-धीरे सब कुछ लाइन पे आ रहा है, तो वीडियो लेक्चर भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसी कोशिश के लिए, इसी इरादे के साथ मैं आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। डेप्रिसिएशन, ऑब्सोल्यूशंस और सिंकिंग फंड। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो इसको आज समझते हैं बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हो। विद इन 5 मिनट्स ये तीनों भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हो तो फटाफट कर लीजिए, अच्छा मौका है। ठीक है, चलते हैं डेप्रिसिएशन पे। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? अ प्रॉपर्टी ग्रेजुअली लूज सम ऑफ वैल्यू ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर एंड सिमिलर अदर कॉजेस। तो प्रॉपर्टी का क्या होता है? समय के चलते उसकी वैल्यू में क्या होती है? कटौती होती है। अब इसका रीजन हो सकता है वेयर एंड टियर, और कुछ ऐसे ही सिमिलर अदर कॉजेस भी हो सकते हैं जिसके कारण प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होता जाता है। दिस लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड द डिप्रिसिएशन। जो भी वैल्यू लॉस हो रहा है, मतलब 2024 में प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख थी, 2025 में आके वो 90,000 हो गई। इसका मतलब 1 लाख माइनस 90,000, जो 10,000 वैल्यू कम हुआ है उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर विल बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड ड्यू टू, क्यों उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है? इट्स यूज, लाइफ, वियर एंड टियर। लाइफ स्पैन कम होता जाता है, यूज किया जाता है, वियर टियर भी होता है, इसके लिए उसकी वैल्यू कम होती जाती है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट मे बी अलाउड एज डिप्रिसिएशन टू डिटरमाइन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, टोटल वैल्यू के कुछ परसेंट, 1% डिप्रिसिएशन, मतलब 1 लाख की अगर आपकी चीज है तो उसका 1% 1000, तो 1000 रुपीज कम करोगे हर साल उसकी वैल्यू। तो ये तो मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया 1%। बाकी प्रॉपर्टी कहाँ पे उसका लोकेशन है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे वैल्यू कम हो रहा है वो। ओके, द जनरल एनुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज नोन एज एनुअल डिप्रिसिएशन। हर साल जो वैल्यू कम होता है उसको एनुअल डिप्रिसिएशन बोलते हैं, दैट्स इट। अब ये कॉजेस देखते हैं इसका क्यों होता है। वेयर एंड टियर, फिजिकल डिके, एक्सीडेंट, रिडक्शन इन इफिशियंसी और ऑब्सोल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन इन इफिशियंसी मतलब उसका फंक्शन करने का तरीका थोड़ा ओल्ड होता जा रहा है, काम सही से नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें भी क्या होती है, मैटर करती है। अब ये ऑब्सोल्यूशन जो है ना, नेक्स्ट पेज पे हम इसको सेपरेटली देखने वाले हैं, तो इसको अभी बस खाली याद रखना कि ऑब्सोल्यूशंस के कारण भी डिप्रिसिएशन हो जाता है। लेके चलता हूँ मैं आपको सीधा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी एब्सोल्यूशंस पे। देखिए क्या कहता है ये, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स लेस बाय इट्स बिकमिंग आउट ऑफ डेट इन स्टाइल, इन फैशन, इन डिजाइन। कभी कभी क्या होता है, कोई कंस्ट्रक्शन करने के बाद कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, कुछ लेटेस्ट डिजाइन आते हैं, कुछ लेटेस्ट फैशन आते हैं, तो पुराना वाला जो आपका वो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसको एब्सोल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, आप जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो कर लो, एब्सोल्यूशंस बोल रहा हूं मैं, आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए। प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्रीजेस ड्यू टू इट बिकम्स ओल्ड एज न्यू इन्वेंशंस ऑकर्ड। अब प्रॉपर्टी वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, यहाँ पे मैं सेम चीज दोहरा रहा हूं, ड्यू टू इट बिकम ओल्ड। जो प्रॉपर्टी है वो ओल्ड बन जाती है, क्यों? क्योंकि नए नए इन्वेंशंस मार्केट में आ गए होते हैं, इसके लिए तो पुराने जो स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू कम होती है। इनोवेशन इन आर्किटेक्चरल डिजाइन, किसमें किसमें इनोवेशन? आर्किटेक्चरल डिजाइन, प्लानिंग में, आर्ट, फेचिंग द कस्टमर, हेंस ओल्ड स्ट्रक्चर लूज देयर वैल्यू।
मतलब कुछ आर्ट चीज़ें होती है जिसमें डिज़ाइन वगैरह, कुछ एलिवेशन अच्छे तरीके से दिया रहता है, अट्रैक्टिव होता है, वो चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती रहती है ना, तो नई कोई चीज़ आई तो पुराने का भाव कम हो जाता है। द बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया फेचेस लेसर वैल्यू इवन इट्स इन गुड कंडीशन। देखिए, जब आपका बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आपको बहुत सारे नॉइज़ पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। तो इसके बदले अगर आप कोई खुली ज़मीन में, जहाँ पे नेचुरल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वहाँ पे जाओगे तो उसका वैल्यू अच्छा होगा, बट इंडस्ट्री वाला कम होता जाएगा, यानी एब्सोल्यूशंस होगा, उसका वैल्यू कम हो जाना। आई बात समझ में? सो दैट्स ऑल अबाउट द एब्सोल्यूशंस। अब लेके चलता हूँ सिंकिंग फंड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले समझिए सिंकिंग फंड किसको बोलते हैं। एन अमाउंट विच हैज़ टू कीप असाइड एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आउट ऑफ द ग्रॉस इनकम। जितना भी उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिल रहा है, उसमें से कुछ फिक्स अमाउंट जो है ना, एक साल, हर साल क्या करना पड़ता है, बाजू में रखना पड़ता है, ताकि सो दैट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग द फंड शुड accumulate to the final cost of the property is called as sinking fund। तो इधर इनिशियल है, फाइनल नहीं है। जितना भी ये पैसा आप बाजू में रख रहे हो, उससे क्या होगा, शुरुआत में कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा है उतना पैसा आप जुटा सको, इसके लिए कुछ अमाउंट बाजू में रखी जाती है, उसी को सिंकिंग फंड बोलते हैं। दूसरा एक डेफिनेशन है इसका, एन अमाउंट फ्रॉम द ग्रॉस इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी at specific interval kept aside to accumulate initial cost of construction। तो जो भी इनकम मिल रहा है, एग्जांपल बिल्डिंग से कुछ रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट में से कुछ अमाउंट जो है बाजू में रखेंगे, ताकि शुरुआती दौर में जो खर्चा हुआ है वो तो निकल जाए, ठीक है। एट द एंड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लगा है, तो प्रॉपर्टी का लाइफ एंड होगा तो दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप। एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर बिकम्स इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। जितना यूज करने उतना हो गया, फिर उसके बाद रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर रहता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हेंस सम अमाउंट ऑफ फंड इज केप्ट असाइड एवरी ईयर फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग आफ्टर द यूटिलिटी पीरियड ओवर। तो उसका फंक्शनिंग करना बंद होगा तो बाद में रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, यही पैसा आएगा जो सिंकिंग फंड आपने हर साल बाजू में रखा हुआ है। अब देखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है सिंकिंग फंड की। यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस ये जो है स्क्रैप वैल्यू है, एस फॉर स्क्रैप वैल्यू, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है SI से, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में लगने वाला है, और आप लोग के न्यूमेरिकल करवा लेंगे हम आने वाले 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आप लोग। अब सिंकिंग फंड का जो कोएफिशिएंट है उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, IS अपॉन IS प्लस 1 रेस टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे SI मतलब सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, IS मतलब जो आप फंड डाल रहे हो उस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट ऑन सिंकिंग फंड, n मतलब वो बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन कितना है वो। सो दैट्स इट। फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखिए, आने वाले लेक्चर्स में हम बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडेज 3 टॉपिक। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो ज़रूर कमेंट कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।